हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 37 समरी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसके रूल 1 to 7 आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले तो ये मालूम हो जाए कि समरी प्रोसीजर है क्या। समरी प्रोसीजर जो है, ऐसे वाद हैं जो कोर्ट में फाइल किए जाते हैं जिन्हें इश्यूज या आगे इश्यूज का डिसीजन या जिरह या विटनेसेस, इन सब की प्रक्रिया नहीं होती। वह केवल समरी मतलब वाद दाखिल होगा, प्रतिवादी को सूचना जाएगी, अपोजिट पार्टी को, वो हाजिर होगा, अपनी बात संक्षिप्त जो उसका वाद का जवाब होगा कोर्ट का, उसका देगा और उसका डिसीजन हो जाएगा। ये समरी प्रोसीजर है। अब ये होता किस में है? जैसे किसी ने कर्ज दिया, ब्याज सहित या ब्याज के बिना, या चेक हैं, विनिमय पत्र हैं, ऐसी चीजें, हुंडीज हैं, रिटन एग्रीमेंट है, इन सब चीजों में इसे लागू किया जाता है। अब इसके रूल में देखते हैं। ये तो हो गया कि जो संक्षिप्त वाद हैं जिनको हम समरी प्रोसीजर कहते हैं, कि उनमें संक्षिप्त प्रक्रिया उनमें क्या होगा। उनका रूल 1 कहता है कि कोर्ट एंड क्लासेस ऑफ सूट्स टू विच द ऑर्डर इज टू अप्लाई। वे न्यायालय मतलब कौन से कोर्ट्स एंड और वादों के वर्ग जिन्हें यह आदेश लागू होना है। मतलब वो कौन कौन से केस हैं जिनमें समरी प्रोसीजर लागू होगा, और वो कौन कौन से कोर्ट्स हैं जो समरी प्रोसीजर को सुन सकते हैं। तो पहली बात कोर्ट की बात आती है, तो कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट होंगे जो समरी प्रोसीजर को सुन सकते हैं। उनमें हाई कोर्ट हो सकता है, सिटी सिविल कोर्ट हो सकता है, और कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस हो सकता है। ये 3 कोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जारी करके अन्य कोई प्रक्रिया है उसे कर सकता है। ये हाई कोर्ट का पावर है कि उसको कौन सा कोर्ट उसको सुनेगा या नहीं सुनेगा, उसके बारे में वह नोटिफिकेशन गजट करा करके उसमें हेर फेर कर सकता है। अब बात आती है कि कौन से केस, ग्रुप ऑफ केसेस, कौन से वाद इसमें होंगे। ये तो हो गया कोर्ट की बात। अब वाद कौन कौन से इसमें किए जा सकेंगे, तो इसमें होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, रिटन एग्रीमेंट जो ऋण के लिए हो जाता है, दावा हो जाता है, जो ब्याज सहित हो या कर्ज के माफी हो या गारंटेड प्रिंसिपल हो कि इतना अमाउंट तुम्हें इस समय के बाद में दिया जाएगा, और वो कोई वस्तु ऐसी है जो बरामद की गई, उसको जो किसी के पास में है और उसको बरामद कराना है उसके लिए। तो इन बातों के लिए समरी प्रोसीजर का केस फाइल किया जाता है। इन बातों के लिए ही समरी प्रोसीजर का केस फाइल किया जाता है। ये बात रूल 1 कही किन किस कोर्ट में होता है और किन वादों के लिए फाइल किया जाता है। अब रूल 2 इसका कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स। रूल 2 इसका कहता है संक्षिप्त वाद का संस्थित किया जाना। जो समरी प्रोसीजर के वाद हैं वो कैसे संस्थित किए जाएंगे, कैसे कोर्ट में फाइल किए जाएंगे। तो जो वाद है वो संक्षेप में बनाया जाएगा। जिस चीज के लिए सपोज करते हैं कि हुंडीज के लिए किया जा रहा है, तो उसका डिटेल दिया जाएगा क्या है और किस तरीके से उसका पैसा दिया गया, कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में लिखा जाएगा। कब उसका समय समाप्त हुआ उसके बारे में लिखा जाएगा। चेक है तो कब डिसऑनर हुआ उसके बारे में लिखा जाएगा, और कब उसकी घटना हुई वह कोर्ट का पावर लिखा जाएगा कि उसको जुरिडिक्शन के अंदर है या नहीं है। प्रतिवादी का संपूर्ण एड्रेस होगा,
वादी का संपूर्ण एड्रेस होगा। इसके अलावा उसमें से केस के ठीक बाद में टाइटल में समरी प्रोसीजर के लिए केस फाइल किया जा रहा है, इस बात को लिखा जाएगा। तथा जहां पर वाद होगा वहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन वाद, ये इसका टाइटल होगा, इसके अंतर्गत वाद को आगे चलाया जाएगा। ये लिख करके फिर जो प्रतिवादी होगा, जो अपोजिट पार्टी बनाया गया होगा, उस अपोजिट पार्टी को फॉर्म नंबर 4 में नोटिस को भर करके, फॉर्म नंबर 4 की नोटिस को भर करके और जो प्लेंट बना, प्लेंट की एक कॉपी लगा करके अपोजिट पार्टी के लिए देने के लिए फाइल किया जाएगा दावे के साथ में। तो ये बात हो गई कि रूल 2 में कि दावा कैसे फाइल किया जाएगा और उस दावे में क्या क्या चीज लिखी हुई होगी, तो वो रूल 2 ये कहता है। अब रूल 3 कहता है प्रोसीजर फॉर द अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। रूल 3 इसका कहता है प्रतिवादी की उपसंजात के लिए प्रक्रिया, कि प्रतिवादी जो उसमें बना हुआ है जिससे पैसा या वो वस्तु चीज रिकवर करानी है, उसको नोटिस कैसे दी जाएगी। तो इसका सिंपल प्रक्रिया होगा कि जो उस एग्रीमेंट में या जो अपोजिट पार्टी ने पता दे रखा है, उस पते पर फॉर्म 4 के साथ दावे की एक प्रति को कोर्ट जिस विधि से उसे तामील कराने के लिए कहेगा, उसको उस विधि से तामील कराया जाएगा और उसका का प्रतिवादी पर तामीला कर जाएगा। अब उस तामीला के 10 दिन के भीतर प्रतिवादी को तामीला हो गया समन का, तामीला के 10 दिन के भीतर वह स्वयं, प्रतिवादी स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होगा और कोर्ट में यह बात वह परमिशन लेगा कोर्ट से कि उसे प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाए, उसे अपना बचाव करने के लिए जो है वह अवसर दिया जाए। अगर कोर्ट ये उसके प्रार्थना पत्र पर और शपथ पत्र के साथ जो दिया गया कि उसे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए, अगर कोर्ट उसकी बात संक्षिप्त है, समाप्त होने वाली है तत्काल, तब तो परमिशन दे सकता है। अगर वो लंबे प्रोसेस में केस को टालने के लिए प्रक्रिया में आना चाहता है, तो उसके परमिशन की बात कि वह अपने जो बचाव पक्ष की बात को रख करके केस को बढ़ाना चाहता है, तो उसके इस प्रार्थना पत्र को कि उसकी बात रखी जाए, उसे निरस्त कर सकता है। अगर उस प्रार्थना पत्र को जो उसने कहा कि बचाव के लिए हमें समय दिया जाए या बचाव के लिए वह केस को बढ़ाना चाहता है, निरस्त करने के पश्चात कोर्ट तत्काल उस समरी प्रोसीजर केस में निर्णय सुना सकता है और डिग्री पारित कर सकता है। जाहिर है कि वह वन साइडेड हो जाएगी और वादी के पक्ष में ही निर्णय होगा। दूसरी बात, अगर उसको दिया जाता है समय कि ठीक है अपना आप 10 दिन के भीतर इसमें से जो प्रक्रिया है उसके बारे में संक्षिप्त आप इसका जवाब दे सकते हैं, तो शपथ पत्र के साथ में उसका जवाब कोर्ट लेगा और कोर्ट लेने के बाद उसको ना बढ़ाते हुए आगे वहीं पर दोनों पक्षों की बात सुन करके निर्णय उसका सुना सकता है, आदेश पारित कर सकता है और उसकी डिग्री बना सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि आपको इस दिन के अंदर में ये आपको जवाब देना है, तो उसके लिए वह एक श्योरिटी दाखिल करा लेगा ताकि वह उतने समय के भीतर उसका जवाब दे दे। अगर मान लेते हैं कि उतने समय के भीतर वो जवाब नहीं देता है, थोड़ा विलंब हो जाता है, तो कोई विशिष्ट कारण है अगर उसके पास में, तो वो कोर्ट को अपना विशिष्ट कारण बताता है और कोर्ट चाहे तो उसके विलंब को माफ कर सकती है। माफ करने के बाद में उसका जो उत्तर होगा, जो उसका जवाब होगा, जो उसके प्रतिरक्षा करने का जवाब होगा, उसे वो स्वीकार करके उसके बाद में निर्णय सुना सकती है। ये बात रूल 3 कहता है। अब रूल 4 में आते हैं, पावर टू सेट असाइड
डिग्री। रूल 4 इसका कहता है डिग्री को अपास्त करने की शक्ति। अब कोर्ट ने डिग्री फाइल कर दी, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, निर्णय कर दिया, डिग्री बन गई। डिग्री के बाद में अगर प्रतिवादी ने अपना जो पक्ष रखा वो पक्ष के बाद डिग्री हुई तो दोनों को सुन करके हुई, और अगर नहीं सुना, डिग्री पारित कर दिया और कोर्ट को ये पता चल जाता है कि नहीं, ये जो डिग्री पारित की गई इसमें त्रुटि है, मतलब बात वास्तविकता नहीं है, बात को, तथ्य को वादी ने छिपाया है और सच्चाई ये बात नहीं है, ये बात अगर कोर्ट के संज्ञान में आ जाती है डिग्री पारित होने के बाद भी, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो डिग्री को अपास्त कर सकता है, डिग्री को निरस्त कर सकता है। अगर डिग्री के बाद उसकी निष्पादन, एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया चल रही है तो एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। ये पावर रूल 4 में दी गई है कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो डिग्री को निरस्त कर सकता है और निष्पादन की प्रक्रिया को रोक सकता है यदि उस समय तक ये पता चल जाता है कि वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर ये बात को दाखिल किया है। अब बात आती है रूल 5 की। रूल 5 कहता है पावर टू ऑर्डर बिल एक्सेट्रा टू बी डिपॉजिटेड विद ऑफिसर ऑफ कोर्ट। रूल 5 इसका कहता है विनिमय पत्र आदि की न्यायालय के अधिकारी के पास जमा करने का आदेश देने की शक्ति। अब कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि उसने जिस आधार पर वाद को दाखिल किया है, सपोज करते चेक पर दाखिल किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज पर दाखिल किया, हुंडीज पर दाखिल किया है, या प्रोमिसरी नोट पर दाखिल किया है, एग्रीमेंट पर दाखिल किया है, डेब्ट की रिकवरी के लिए या मूलधन के लिए, या किसी वस्तु का जो जिसके पास है वह उसको देने के लिए, तब उस एग्रीमेंट के आधार पर दाखिल किया है। अगर जिन चीजों के आधार पर वाद को दाखिल किया है, कोर्ट किसी समय वो आदेश दे सकती है कि उनकी मूल कॉपी को कोर्ट के समक्ष में लाया जाए या कोर्ट में सुपुर्द किया जाए, कोर्ट में दाखिल किया जाए और कोर्ट के अंडर में उसको रखा जाए। तो वो वादी का कर्तव्य है कि वह तुरंत उन चीजों को कोर्ट के ओरिजिनल जो है कोर्ट में दाखिल करे, और कोर्ट में अगर नहीं दाखिल करता है तो कोर्ट को ये पावर है कि वो उसी समय उसकी प्रोसीजर को रोक सकता है और उस पे हर्जे खर्चे लगा सकता है। तो ये बात इसमें रूल 5 में कहा कि तब तक के लिए उसकी कार्रवाई को रोक सकता है जब तक कि वो उसका जमा ना कर दे इन चीजों को। अब इसका रूल 6 कहता है रिकवरी ऑफ कॉज ऑफ नोटिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिस्पोजल बिल और नोट। रूल 6 इसका कहता है अनधिकृत विनिमय पत्र या वचन पत्र के प्रतिग्रहण का टिप्पण करने के खर्च की वसूली। अब इसमें कहा रूल 6 में जो भी हमारी अनादरित विनिमय पत्र हैं, वचन पत्र हैं, या वसूली के लिए जो हमारे एग्रीमेंट्स नोट्स हैं, इनके जो भी ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर में इस ऑर्डर आदेश 37 के तहत, ऑर्डर 37 के तहत उनकी रिकवरी या उनका जो है जमा कराया जाना पैसा, वही रूल लागू होंगे और उनके खर्चे कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनके खर्चे कितने होंगे और किन आधार पे जमा किए जाएंगे। रूल इसका 7 कहता है प्रोसीजर इन सूट्स। प्रोसीजर इन सूट, वादों में प्रक्रिया। वादों में प्रक्रिया कहा कि अगर जो आदेश 37 के तहत जिन बातों को लिखा गया कि इन चीजों का इस वाद के तहत दाखिल किया जा सकता है, मतलब इन चीजों के तहत वाद दाखिल किया जा सकता है, जैसे अभी पहले ही इसमें आ चुका है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, रिटेन एग्रीमेंट, ठीक, प्रत्येक वस्तु की बरामदगी के लिए चीज, और जो ऋण है, जो कर्ज दे है, कर्ज ब्याज सहित हैं या बिना ब्याज के हैं, या जो डिसाइड पेमेंट है, मूलधन है कि इतना पेमेंट दिया जाएगा, इनके रिकवरी के, इनकी कर्ज वसूली के लिए, इनके विनिमय, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स के जो पैसे का तय हुआ, उन पैसे की रिकवरीज के अलावा जो शेष चीजें होंगी वो साधारण वाद की तरह ही चलेगा केस, मतलब उनमें इश्यूज बनेगा,
विटनेसेस होंगे, जिरह होंगी, फाइनल हियरिंग होगी, वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन जहां पर समरी प्रोसीजर होगा वहां पर ऐसे ही इन केस के लिए डिसाइड किया जाएगा। अगर वादी ने वाद में लिखा है इस बात को के लिए कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन ये केस फाइल कर रहा है तो वो समरी प्रोसीजर में होगा। अगर ये नहीं लिखा है तो साधारण वाद की तरह वो वाद चलेगा, जैसे इश्यूज वगैरह फ्रेम होंगे। ये बात उन्होंने रूल 7 में कह दिया। तो अभी जो इसमें समरी प्रोसीजर केस थे वो क्या है और कौन से न्यायालय सुनेंगे उसको, कौन से वाद उसमें दाखिल किए जाएंगे, किन किन चीजों के दाखिल किए जाएंगे, कोर्ट को जमा कराने का पावर है, अपोजिट का क्या पावर है, अपोजिट को क्या कह सकता है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें एक बात और रह जाती है कि ये फाइल कब तक किया जाएगा, इसका जुरिडिक्शन क्या, मतलब इसका लिमिटेशन क्या होगा। तो लिमिटेशन के लिए इसमें एक चीज आती है कि जो उसमें से केस फाइल किया गया, जिस केस का टाइम खत्म हुआ, उसके देने का लिमिट खत्म हुआ, उसके 3 साल के भीतर में वह उसको वसूल सकता है, उन पैसे इस केस को फाइल कर सकता है। तो अभी ये जो समरी प्रोसीजर केस है वो क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या होगा। ऑर्डर 37 क्लियर हो गया होगा। अब 38 से हम ऑर्डर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।